हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे ग्रुप का जो स्वावलंबन प्रोग्राम है उसके तहत हम आज जो हमारा पेपर फर्स्ट है मेंस का, उसके जो पार्ट ए में जो भारत का प्राचीन इतिहास है, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसको हम आज चालू करने वाले हैं। ठीक है। तो भारत के प्राचीन इतिहास को चालू करने से पहले मैं आपको मेंस के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा कि मेंस में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आना है, पहले कैसे आते थे और क्या हमारी रणनीति रहेगी मेंस को करने के लिए। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेंस का पहला पेपर है उसमें दो पार्ट हैं, पार्ट ए है और पार्ट बी है। तो पार्ट ए में 5 यूनिट दी हुई हैं और पार्ट बी में भी 5 यूनिट है। ठीक है। अब जो पार्ट ए है उसमें प्रत्येक यूनिट से हर यूनिट से 3 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आने हैं जो 3 अंकों के होंगे। ठीक है। और 2 लघु उत्तरीय प्रश्न आने हैं जो 5 अंक के होंगे और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा। ठीक है। तो ये 11 अंक का होगा, मतलब कि टोटल जो हमारा पार्ट ए होगा जिसमें 5 यूनिट हैं, तो प्रत्येक यूनिट से 3 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आने वाले हैं। तो 5 यूनिट से 15 सीधे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे जो 3 अंक के होंगे। ठीक है ना। 2 लघु उत्तरीय क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट से आ रहे हैं तो 10 लघु उत्तरीय क्वेश्चन हमें करने हैं जो 5 अंक के होंगे। और हमें एक दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन 1 यूनिट से आ रहा है, तो 5 यूनिट से हमारे 5 दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं जो 11 नंबर के हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखें तो जब 2019 के सिलेबस के अकॉर्डिंग या 2019 में हम देखते थे जो 3 मार्कर था, 3 मार्कर के क्वेश्चन को हम 20 मिनट के अंदर हमें 15 3 मार्कर पूरे करने पड़ते थे। जो 5 मार्कर क्वेश्चन अब जो 5 मार्कर क्वेश्चन जो 2020 में है और 6 मार्कर क्वेश्चन पहले 2019 में होते थे, तो 40 मिनट के अंदर यानी कि 4 मिनट में एक 6 मार्कर हमें पूरा करना होता था। और इसके तहत मतलब हमें 40 मिनट के अंदर पूरे पूरे 10 क्वेश्चन करने पड़ते थे। और जो लास्ट के 30 मिनट बचते थे, जो लास्ट के 30 मिनट होते थे, उसमें 15 मार्कर आते थे। 3 15 मार्कर आते थे 2019 में। ठीक है। 2019 में मतलब 2014 से लेकर 2019 तक 3 15 मार्कर करने पड़ते थे हमें 30 मिनट में। 10 मिनट में एक 15 मार्कर हमें करना पड़ता था। ठीक है ना। अब ये चेंज कर दिया है इन्होंने। तो 2020 में ऐसा है कि 3 मार्कर हैं, तो अब 3 मार्कर वैसे के वैसे हैं जैसे कि 2019 में आते थे। तो जो एक पार्ट जो रहता है मेंस का, जो पहला पार्ट रहता है उसके लिए 1.5 घंटे का समय हमें मिलता है और पार्ट बी के लिए भी 1.5 घंटे का समय रहता है हमारे लिए। और मतलब कि जो फर्स्ट पेपर रहता है वो पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड रहता है, तो फर्स्ट पेपर जो रहता है वो सीधा 3 घंटे का होता है। तो अब जिसमें जो 3 मार्कर आते हैं उनको हमें 20 मिनट में करना है। आप समझ रहे होंगे कि मतलब समय की कितने महत्व है कि हमें 3 मार्कर को 20 मिनट में के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। अब जो 5 मार्कर हैं उसको हमें 30 या 40 मिनट में, क्योंकि 40 मिनट में हम पहले करते थे 6 मार्कर 2019 में, जो हमें एक पेज में लिखना पड़ता था। अब जो 5 मार्कर है उसको हमें क्या कहते हैं, आधे पेज में लिखना है, मतलब कि 5 से 6 लाइनों में 50 वर्ड में उसको हमें लिखना है। तो उसको हम यदि मान लें तो 30 मिनट में हम 5 मार्कर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो 30 और जो 3 मार्कर की 20 मिनट है वो मिला के हो गया 50 मिनट। ठीक है। इसके बाद हम 11 मार्कर पे आते हैं। अब हमने 50 मिनट कर दिए हैं, अब हमारे पास बचते हैं 40 मिनट। ठीक है। तो 11 मार्कर जो आने हैं वो आने हैं कितने, 5 11 मार्कर आने हैं। उन 5 11 मार्कों को भी हमें करना है इसी 1.5 घंटे में एक पार्ट के। तो प्रत्येक 11 मार्कर को हमें 8 मिनट देना है। 8 मिनट के अंदर अंदर हमें 11 मार्कर करना है, 200 वर्ड लिखने हैं जिसमें 2 पेज लिखना है। पहले 15 मार्कर आते थे और 15 मार्कर में हमें 3 पेज लिखने पड़ते थे, वो हम लोग 10 मिनट में करते थे। तो मैंने 10 मिनट से थोड़ा 2 मिनट का टाइम कम किया और 8 मिनट में इसको हमें करना है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि जो इन्होंने 2020 का जो सिलेबस दिया है फर्स्ट पेपर में, इन्होंने 5 यूनिट में उसको डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि आप देखेंगे तो आपको जो प्राचीन इतिहास जो मिलेगा आपको फर्स्ट यूनिट में मिलेगा। फर्स्ट यूनिट में लिखा है कि भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक। क्योंकि इसमें हड़प्पा सभ्यता से हमें 10वीं शताब्दी तक पढ़ना है, तो हम हड़प्पा सभ्यता से इसको शुरुआत करेंगे प्राचीन इतिहास की। तो मैं इन यूनिट के हिसाब से नहीं जाते हुए मैंने इसको मेजरली 4 भागों में डिवाइड कर लिया पार्ट ए को। मैंने इस तरीके से डिवाइड किया कि आप देख रहे होंगे इसमें कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और फिर है मध्य प्रदेश का इतिहास। अब जो मध्य प्रदेश का इतिहास है, मध्य प्रदेश के इतिहास में हम यूनिट 4 से चालू करेंगे।
ठीक है ना। तो यूनिट 4 और यूनिट 3 में भी थोड़ा सा दिया है कि गणतंत्र के रूप में भारत का होता है, राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का गठन। ठीक है, मध्य प्रदेश का गठन भी हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की प्रमुख घटना ये सब। और फिर यूनिट 4 से मेन जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, भारत की संस्कृति विरासत, ये सब चीज़ें चालू होना है उसमें। और फिर यूनिट 5 जो है मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें हैं, वो सब मध्य प्रदेश की हिस्ट्री के अंतर्गत है। इसलिए मैंने मेजरली इसको 4 भागों में डिवाइड कर लिया कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और मध्य प्रदेश का इतिहास। तो अब हम प्राचीन इतिहास चालू करें तो प्राचीन इतिहास का मैं आपको मोटा मोटा एक वो दे देता हूँ कि एक आपको बता देता हूँ, खाका एक तैयार कर देता हूँ आपके दिमाग में कि हम प्राचीन इतिहास के तहत हम पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ने क्या वाले हैं प्राचीन इतिहास में। तो मैं आपको ये जो हेडिंग मैं आपको बताने वाला हूँ, ये यहाँ पे लिखी है, आप देख सकते हैं। प्राचीन इतिहास में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, हम पढ़ेंगे वैदिक काल, हम पढ़ेंगे महाजनपद काल, उसी को बुद्ध काल ही बोलते हैं, उसी को जैन काल ही बोलते हैं। हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, हम विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे जो अशोक के समय या मगध के समय सेल्यूकस, निकेटर और जो वो सिकंदर ने आक्रमण किया था, डेमेट्रियस ने आक्रमण किया था, हम उस आक्रमण को भी पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मौर्य काल को, हम पढ़ेंगे। फिर मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे हम। फिर हम गुप्त काल पढ़ेंगे, गुप्तोत्तर काल भी पढ़ेंगे हम इसमें। और पूर्व मध्य काल जो आप देखा जाए तो 750 से 1200 AD पूर्व मध्यकाल चालू होता है। इस समय पे क्या कहते हैं, आक्रमण होना चालू होते हैं। ठीक है ना, पूर्व मध्यकाल, राजपूत काल जैसा भी। तो इसको देखा है तो इसको हम मध्यकालीन भारत में भी पढ़ सकते हैं, और मैं यहाँ पे इसको पढ़ना चाहूँगा क्योंकि 750 से 1200 AD के बीच में चालू हो रहा है। फिर हम दक्षिण भारत का इतिहास देखते हैं। दक्षिण भारत का इतिहास कुछ अलग से इतिहास नहीं है, वो तो बस एक बताने के लिए कि दक्षिण भारत में भी इस समय पे क्या हो रहा था। तो प्राचीन समय में दक्षिण भारत में हमें पढ़ना है, संगम काल पढ़ना है। संगम काल में हम चोल चेल पांड्य पढ़ते हैं। ठीक है ना। पल्लव पढ़ेंगे हम 600 से 800 AD, 600 BC से 800 AD का ये पल्लव का है। ठीक, चोल भी आते हैं, चोलों को भी हम पढ़ेंगे। 1000 AD के अंदर अंदर हम चोलों को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद ये तो केवल मैंने आपको प्राचीन इतिहास का बताया कि प्राचीन इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अब जो मध्यकालीन इतिहास है, हम मध्यकालीन इतिहास चालू करेंगे तो मध्यकालीन इतिहास के हम सिलेबस को डिकोड करेंगे कि इसी तरीके से मैं आपको हेडिंग बताऊंगा कि इतनी सारी हेड हमें ये सब चीज़ें पढ़ना है। ठीक है ना। फिर आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे तो आधुनिक इतिहास में आपको बताऊंगा कि मैं क्या क्या करना है और क्या। और फिर जब मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश के इतिहास में पूरी मध्य प्रदेश की जो संस्कृति हमें पढ़ना है, मध्य प्रदेश के प्राचीन काल, आधुनिक काल, ठीक है ना, साहित्य, उत्सव, वास्तुकला, प्रमुख पक्ष, गुफाएं, मंदिर, ये सब स्थापत्य कला, ये सब पढ़ना है मध्य प्रदेश की। तो अब जो मैं आपको प्राचीन इतिहास की मोटी मोटी हेडिंग जो बताई, सिंधु घाटी सभ्यता बताई है, वैदिक काल बताया, महाजनपद काल बताया, ये केवल एक मोटी हेडिंग है और ये लास्ट हेडिंग नहीं है कि मतलब कि इतना ही पढ़ना है। इनमें भी बहुत सारी सब हेडिंग है, बहुत सारी सब हेडिंग है। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारी सब हेडिंग हमें पढ़नी है। वैदिक काल में हम 2 प्रकार के काल रहते हैं, जो ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उनको हमें पढ़ना है। महाजनपद काल हम पढ़ेंगे, महाजनपद काल में हम बुद्ध काल को पढ़ेंगे, हम जैन काल को पढ़ेंगे, दोनों की तुलना हम करेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं कैसे क्वेश्चन नहीं आते देखेंगे हम। ठीक है। अब मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हम देखेंगे कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष क्यों हुआ। क्योंकि महाजनपद काल जब आता है तो महाजनपद काल में मगध एक ऐसा साम्राज्य बचता है जो बहुत सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, पूरे भारत में फैल जाता है मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य इतना ज़्यादा शक्तिशाली कैसे हो जाता है कि वो पूरे भारत में फैल जाता है और बाकी जो जनपद हैं उसके अधीन आ जाते हैं। तो इस चीज़ को बोलते हैं मगध का साम्राज्य का उत्कर्ष। तो हम इसको देखेंगे, इसके कारण क्या है। हम विदेशी आक्रमण देखेंगे, डेमेट्रियस का आक्रमण होता है, सिकंदर का आक्रमण होता है, सेल्यूकस, निकेटर भी रहता है, ये सब चीज़ें देखेंगे। मौर्य काल को हम देखेंगे, मौर्य काल की शुरुआत कैसे होती है, कौन उसका, फिर उसमें हम मौर्य काल में विभिन्न सारे जो बहुत सारे उसके राजा हैं, मौर्य काल में शासक हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने शुरुआत की है इसकी, अशोक, ठीक है ना, बिंदुसार उसके पहले। तो इन सबको हम देखेंगे। फिर अशोक की हम उसमें हमें अशोक का धम्म पढ़ना है, अशोक की धम्म नीति क्या थी, ठीक है ना। कलिंग युद्ध को हम इसमें पढ़ेंगे अशोक के अंदर। तो जो जो चीज़ें हैं, जैसे गुप्त काल हम पढ़ेंगे, गुप्त काल में वेरियस हेडिंग्स हैं, बहुत सारी हेडिंगों को हमें पढ़ना है गुप्त काल में। तो अपने आप में जो फर्स्ट पेपर दिखाया बहुत चुनौतीपूर्ण फर्स्ट पेपर है, इतना लेंदी पेपर ये हो जाता है कि, लेकिन इसको हम धीमे धीमे कर सकते हैं और धीमे धीमे हमें पढ़ना चाहिए। और मेंस के लिए सीधा सा सिंपल सा फंडा है कि मेंस जब आप देंगे, पहली बात तो क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं, जब हम देते हैं, इसका बहुत मतलब काफ़ी अंतर इनमें होता है, ठीक है ना। तो मेंस देने के पहले पहले 3 से 4 बार जो मेंस का सिलेबस है वो हमको रिवाइज होना चाहिए। वो हमें जब रिवाइज होगा तब जाके हम क्या कहते हैं, अच्छे से आपको वहाँ पे चीज़ें याद आने वाली हैं। क्योंकि 1.5 घंटे में आपको, आपने देख लिया कि भाई
कि आपको 20 मिनट में 15 मार्कर वो 3 मार्कर करने हैं 15 क्वेश्चन। ठीक है, आपको 5 मार्कर करने हैं 10 क्वेश्चन। फिर आपको 5 क्वेश्चन है जो 11 मार्कर भी करने हैं। तो इसकी हमें प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, आंसर राइटिंग भी करना पड़ेगा, रोज आंसर लिखना पड़ेगा उस हिसाब से, 5 मार्कर के हिसाब से, 11 मार्कर के हिसाब से। ठीक है ना। तो मैं आपको बीच बीच में लेक्चर के हम चालू करने वाले हैं, तो बीच में लेक्चर के आपको मैं बताऊंगा कि भाई कैसे करना है, कैसे लिखना है। बीच में मैं आपको फॉर्मेट भी बताऊंगा मैं क्वेश्चन आंसर का, कि किसी क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं, किस फॉर्मेट में लिखना है, कैसे इंट्रो लिखना है। क्योंकि पहले देखिए 2019 में 6 मार्कर होता था, तो 6 मार्कर एक पेज में लिखा जाता था। तो उसमें हम एक लाइन का इंट्रो लिख सकते थे और लास्ट में एक लाइन का कंक्लूजन लिख सकते थे। लेकिन जैसा कि अब जो 6 मार्कर जो एक पेज वाला था वो 5 मार्कर में कन्वर्ट हो गया है, और उसकी लिए हमें आधे पेज में उसको लिखना है 5 से 6 लाइनों में। तो अब ना इसमें हम इंट्रो लिख सकते हैं, ना इसमें हम कंक्लूजन लिख सकते हैं, तो हमें मेन मेन हेडिंग उसको उसमें लिखनी पड़ेंगी। तो इस हिसाब से हमें तैयार होना पड़ेगा, हमें 3 मार्कर के हिसाब से तैयार होना पड़ेगा। हमें इस तरीके से ही पढ़ना है कि अब इतना बड़ा कोर्स है, इसमें हर चीज़ को हम याद नहीं कर सकते। जैसे कि आप मेले देखते हैं, जैसे आप जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेले का एग्जांपल देता हूँ। आप किसी भी बुक को एमपी की उठाइए, उसमें आप जो मेले हैं कि ये मेला, ये शिवरात्रि का मेला कहीं पे या कोई भी मेला है कि वो लगा है, ठीक है ना। अब वो लगा, तो अब वो 5 मार्कर में आ गया कि भाई इस मेले को बताइए। तो आपको उस मेले के बारे में आप कोई भी किताब पढ़ लें, आपको केवल इतना पता रहेगा, उसका स्थान पता रहेगा, किस स्थान पर लगता है, कौन से मौसम में लगता है, या धार्मिक है तो उसकी धार्मिक स्थिति के बारे में पता चलता है। अब इसको 5 मार्कर में आपको बढ़ाना है, तो आप कैसे बढ़ाओगे? क्योंकि आपको किसी ने लिखा ही नहीं है, दूसरा इसका वो है ही नहीं है। क्योंकि एमपीपीएससी कई बार ऐसा नाटक करती है कि वैसे क्वेश्चन देती है, जैसे इस बार दिया था कि विद्याधर की उपलब्धियों को बताइए, विद्याधर चंदेल शासक थे, और 15 मार्कर में उसको दे दिया। 15 मार्कर में विद्याधर की उपलब्धि बताइए। आप एमपी कोई भी बुक में आपसे कहूँगा, आपके घर में जो भी बुक रखी हो उसको आप उठाकर देखेंगे, तो आपको विद्याधर 15 मार्कर लायक, यानी कि 3 पेज लायक नहीं दिखेगा कहीं पे भी। तो ऐसा करते हैं। तो अब हमें इन चीज़ों से घबराना नहीं है, हमें अपने माइंड को डेवलप कर लेना है कि हम समझ सकें कि हम कैसे उस चीज़ को लिखेंगे। तो जैसे मैं आपको मेले वाला एग्जांपल दे रहा था, तो मेले में आपने 3 से 4 लाइन पढ़ी है, आपने 3 से 4 लाइन लिख दी है, भाई स्थान कहाँ होता है, कब कौन सी ऋतु में होता है, ठीक है ना, और किस अवसर पर लगता है, क्या होता है। उसके बाद में आप एक हेडिंग डाल सकते हैं महत्व की। अब जैसे कि आपके हर शहर में मेला लगता होगा, मेला आपको पता है कि मेला कैसे लगता है और मेले में क्या क्या होता है। तो आप महत्व डाल के आप अपने मन से ये चीज़ लिख सकते हैं उसमें कि भैया इसका सांस्कृतिक महत्व है, ठीक है ना, सांस्कृतिक दृष्टि से इसका महत्व है। और दैनिक उपयोग की वस्तुएं मेले में प्राप्त होती हैं, ठीक है ना, मनोरंजन का साधन है मेले में, संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। अब 4-5 आप ऐसी लाइन लिख देंगे तो इससे पता चलेगा मतलब इससे आपका 5 मार्क हो जाएगा, और जो चीज़ आप छोड़ने वाले हैं वो चीज़ आपसे बन जाएगी। तो हमें अपने माइंड को इतना डेवलप करना पड़ेगा, जो हम धीरे धीरे करेंगे, और धीरे धीरे हमें करना है उसको डेवलप इतना कि कोई भी चीज़ हम उसमें छोड़ के नहीं आए। क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो है पूरा का पूरा अटेंड करना पड़ता है, और 1.5 घंटे में करना पड़ता है एक पार्ट को, और ये बहुत ही चैलेंजिंग काम रहता है, ठीक है। तो मेंस में आपको जो आप नोट्स बनाएंगे या फिर जो भी है, तो आप नोट्स बनाते हैं या फिर अपनी कॉपी में लिखते हैं, जो भी करते हैं, तो आपको ये देखना है कि ज़्यादा उसमें कुछ इतना ज़्यादा कुछ इतना बड़ा नोट्स को नहीं बना लेना है कि इतना 2-3-3-4-4 पेज में एक क्वेश्चन आंसर को लिख रहा है कि आप खुद भी उसको याद नहीं कर पा रहे। आपको हमेशा टू द पॉइंट रहना है, टू द पॉइंट आपको समझना है कि भाई टू द पॉइंट जाना है, ठीक है, कि इतना आपको याद रहे, जितना आपको याद रह सके आपको उतना उसमें लिखना है। आपको जैसे कि यहाँ पे कोचिंग में आप जैसे देखते होंगे, इंदौर में देखा होगा, भोरगुआ में इतनी सारी इतनी बड़ी बड़ी दुकानें खुली हैं, कोचिंग खुली हैं। तो यहाँ पर यही होता है कि बड़े बड़े नोट्स आपको बना के दिए जाते हैं, ठीक है ना। और जब आप मेंस में बैठते हैं या मेंस आप देते हैं, सब लोग देंगे अगली वाला मेंस, मैं ऐसा आशा करता हूँ। तो जब आप देखते हैं तो वहाँ आपका सारा भ्रम टूटता है, जब आपको पता चलता है कि मुझे इतना ज़्यादा पता है, या मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा है, या मुझे इतना सब बनता है लेकिन मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। लिख क्यों नहीं पा रहे हैं आप? क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा बकवास उसमें लिख रखी है कि आप उसको लिख ही नहीं सकते। तो आप ये देखिए कि आपको इतना लिखना है कि आप किसी भी क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन भी डिवाइड रहते हैं कि भाई ये वाला 11 मार्कर ही में आएगा, ये 5 मार्कर लायक है, तो किसी भी क्वेश्चन को आप 2 पेज में लिख सको, 2 पेज से ज़्यादा आपको किसी भी क्वेश्चन को नहीं करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें नोट बनाना है। और दूसरा, मेंस की तैयारी के लिए सबसे पहले आपको अपने पास सिलेबस रखना है। मेंस का सिलेबस जो आयोग की वेबसाइट पर दिया हुआ है उसको आप निकलवा लो, और पढ़ते समय वो सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। सिलेबस आपको देखते देखते याद हो जाएगा।
और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप चलेंगे, ठीक है ना, तभी आप क्या कहते हैं मेंस में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग तो चलना ही है, और दूसरा हमें एनालिसिस भी करना है, जो पिछले पेपर में क्या आया, कहाँ से आता है, क्या नहीं आया, 2014 से 2019 तक। अब 2020 में जो आने वाले पेपर उसके बारे में हमें पता चलेगा, क्योंकि अभी कुछ डला नहीं है, उसकी तो कॉपी तक नहीं डाली उनने, आयोग ने। तो हमें धीरे धीरे पता चलेगा कि भाई हमें करना क्या है इसमें, ठीक है ना। जब पहला पेपर एक बार हो जाएगा उसके बाद हमें रियलिटी पता चलेगी पेपर की, ठीक है ना। तो तो और मेंस के लिए हमने मॉडल आंसर की जो कॉपी है वो भी बना के डाली है ग्रुप में, तो आप उसको देख सकते हैं, उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो हम मेंस को इस तरीके से पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास चालू करेंगे। आज मैं थोड़ा सा आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताता हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता थी क्या। और मैं आपको ज़्यादा इसमें कुछ लेक्चर देने की कोशिश नहीं करूँगा कि मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता 1 घंटे तक समझा रहा हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता होती क्या है। मेरे ख्याल से कोई भी नॉर्मल इंसान जो है उसको मैं 3 से 4 मिनट बता दूं कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता ठीक है, उसको समझ में आ जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता होती क्या है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर 1 1 घंटे का लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है, हमें उसमें पीएचडी नहीं करनी है। जिस प्रकार से उसमें क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन हमें करने हैं, ठीक है। तो हम सीधे शुरुआत करते हैं क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता की, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको बताता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता में हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो हड़प्पा सभ्यता, जैसा कि सबको पता है कि हड़प्पा सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित भारत की एक प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी, जो पश्चिम उत्तर भारत के साथ साथ पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान में भी फैली थी। अब जो सिंधु नदी है, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। हड़प्पा यहाँ पे एक शहर था, उसके नाम पे हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो 2320 इसका काल निर्धारण किया गया, 2320 1720 इसका, ठीक है ना। 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक इसका काल निर्धारण किया गया। विस्तार इसका 12,99,600 किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैली थी, किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैली थी। वैज्ञानिकों ने जब विभिन्न स्थलों के बारे में देखा, जाना कि भैया यहाँ यहाँ ये स्थल है, तो हिसाब से उन्होंने फिर उसके एरिया भी बुक कर दिया कि भाई इतने एरिया, ठीक है ना। तो आद्य ऐतिहासिककालीन सभ्यता है ये, कांस्य युगीन सभ्यता है, ठीक है ना। कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको बोलते हैं, क्योंकि तांबे का यूज होता था सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। और ये इससे कुछ स्थल भारत में हैं, कुछ स्थल अब वर्तमान में पाकिस्तान में पहुंचे हैं, सिंधु घाटी के साथ साथ लगे हुए थे राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में। और सिंधु घाटी की जो सभ्यता, सिंधु घाटी की जो और नदियाँ थी, सहायक नदियाँ थी, रावी, सतलज, झेलम, चेनाब वगैरह जो थी, उनके किनारे भी मिले हुए हैं। तो जैसा मैं आपको बता दूं कि इसका जो सबसे उत्तरी स्थल है, सिंधु घाटी का सबसे उत्तरी स्थल जो है वो मांडा है, जो जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे मिला। इसका जो सबसे दक्षिणी स्थल है वो दायमाबाद है, जो महाराष्ट्र में मिला, ठीक है ना। इसका सबसे जो पूर्वी स्थल है वो आलमगीरपुर है, ये आपको हिंडन नदी किनारे यूपी में मिला। हिंडन नदी भी कहीं ना कहीं सिंधु घाटी की मतलब सभ्यता से जुड़ी हुई नदी है। और सिंधु की सहायक नहीं बोल सकते, लेकिन सिंधु घाटी का जो अब्बा तंत्र, एक नदी का एक बहुत बड़ा अब्बा तंत्र होता है, जिसमें बहुत सारी नदियाँ, जैसे हमारे एमपी की नदियाँ हैं वो सारी गंगा अब्बा तंत्र में आती हैं, जब ये सब टोंस सोन सब लेके ये चंबल अम्बल, ठीक है। गंगा अफवाह तंत्र के कई सारे उप उपविभाग होते हैं, सब अफवाह तंत्र जिसको बोल सकते हैं हम लोग, जैसे कि यमुना, ठीक है, चंबल। तो ऐसे ही ये सिंधु घाट जो ये हिंडन नदी है ये होगी सिंधु घाटी में। और सबसे इसका जो सबसे पश्चिमी स्थल है वो सुत का गेंडोर है, बलूचिस्तान में दाश नदी के किनारे है, और ये कहाँ है, पाकिस्तान में, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को बारे में पता कैसे चलता है, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है ना। तो अब इसको आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित सभ्यता है। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब कि वह काल जिसका हमें कोई भी लिखित जानकारी प्राप्त नहीं होती, साहित्यिक जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है ना। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें कोई लिखित जानकारी तो मिली नहीं है, ठीक है। यहाँ से जो चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं, जैसे यहाँ पे बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ, नगरीय नियोजन यहाँ का हमने देखा, यहाँ से ईंटें प्राप्त हुई, यहाँ से मनके प्राप्त हुई, यहाँ से हमें मूर्तियाँ प्राप्त हुई। उसके हिसाब से हमने इसकी विभिन्न पहलुओं को समझा कि सिंधु घाटी सभ्यता में होता क्या क्या था, ठीक है ना। तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़ना है ये देखिए आप। तो सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता का हम परिचय और विस्तार पढ़ेंगे कि भाई ये सिंधु घाटी सभ्यता ठीक है, इंट्रो। अब इसमें हम इंट्रो देख लेंगे, इसका विस्तार देख लेंगे, इसकी सीमा देख लेंगे। तो हमें जो एक इंट्रो होगा, ये हमारे एक इंट्रो तैयार हो जाएगा, इसको हमें सारे क्वेश्चनों में, सारे प्रकार के क्वेश्चनों में इसको हमें करना है, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे उद्भव, उत्पत्ति, उद्भव और उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत,
कि भैया इनका हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ। कई विदेशी विद्वान, उनका बोलना है कि मेसोपोटामिया, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन 3-4 सभ्यता थी उस समय पे। ये सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, मेसोपोटामिया सभ्यता हो गई, चीन की सभ्यता हो गई, ठीक है, नील नदी की सभ्यता हो गई, तो मतलब वही नील नदी वाली शायद एक ही है। तो ये सभ्यताएं थी। हाँ, नील नदी की सभ्यता अलग है, तो नील नदी वाली सभ्यता, ठीक है ना। तो ये सब सभ्यताएं समकालीन थी, इनके बीच में आपस में व्यापार था। तो विदेशी लोग जो थे, वो विदेशी लोगों का कहना है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मेसोपोटामिया की वजह से डेवलप हुए, मेसोपोटामिया की वजह से ये सब हुआ। तो ये सब उत्पत्ति और उद्भव के बारे में हम इससे पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के। फिर हमें पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता की शहरी प्रकृति की विशेषता, क्योंकि ये आपको बता दें कि ये भारत की एक प्राचीन आधुनिककालीन नगरीय सभ्यता थी, ठीक है ना। ये ग्रामीण सभ्यता थी, ये नगरीय सभ्यता थी, ये लोग बहुत डेवलप थे। तो शहरी प्रकृति की इसकी विशेषताएं क्या थी कि इसमें शहरी प्रकृति विशेषताएं जैसे ग्रिड पद्धति हो गई, शहरी पद्धति में ग्रिड पद्धति थी इनकी। इनके यहाँ जो नालियाँ थी वो आगे की तरफ थी, इनके जो घरों के जो दरवाजे थे वो पीछे की तरफ थे, ठीक है। और यहाँ पर कई तरह के सामूहिक भवन भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे बृहद स्नानागार हमें मिलता है। तो ये सब इसकी शहरी प्रकृति हो गई। कि पक्की रोडें थीं और टेराकोटा की ईंटों का यूज करते थे, पक्की ईंटों का यूज करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें देखना है राजनीति और प्रशासन के। भैया यहाँ पर शासक, राजनीति और प्रशासन, हड़प्पा सभ्यता की दूसरी हेडिंग राजनीति और प्रशासन। तो इसमें हम देखेंगे राजनीति और प्रशासन में कि भाई ये शासक वर्ग थे कि व्यापारी वर्ग थे, कौन थे ये लोग, कि शासक वर्ग थे कि व्यापारी वर्ग थे, ठीक है ना। कि यहाँ पर जनतंत्र था, लोकतंत्र था, कि राजा का शासन था, कैसा था, तो ये चीज़ें हम देखेंगे। फिर हमें हड़प्पा सभ्यता का धर्म देखना है कि भाई धर्म क्या था इनका, कि भाई किसकी ये पूजा करते थे, ठीक है ना, कौन कौन सी पूजा करते थे। जैसे कि धर्म में पता चला है कि माता देवी की मूर्तियाँ मिली। अब जैसे कि हम जैसे धर्म वाला क्वेश्चन लिखते हैं, हड़प्पा कालीन धर्म को समझाइए, ठीक है ना। तो अब जैसे हम इंट्रो लिखते हैं, तो इंट्रो में हम इंट्रो, पहले हम इंट्रो लिखेंगे, ये सब करेंगे, मैं आगे आगे बताऊंगा खैर ये सब चीज़ें। तो धर्म जो है, धर्म में हम पढ़ेंगे कि भाई माता देवी के उपासक थे, कि एक शंगी पशु के उपासक थे, कि भैया वृक्ष पूजा का भी साक्ष्य मिलता है, कुछ एक लिंग वाले देवता की भी मूर्ति मिलती है, शुभ उपासना के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, अग्नि वेदिका के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है ना भैया। तो अब अर्थव्यवस्था देखते हैं। अर्थव्यवस्था में भाई इनका, अर्थव्यवस्था को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में भैया इनका क्या था कि भाई इनका मेन क्या था कि भाई ये पशुपालक थे, कि कृषि करते थे, क्या करते थे, पशुपालक थे, कृषि करते थे। दूसरा द्वितीयक में इनके उद्योग धंधे क्या थे, उद्योग धंधे क्या थे, मन के बनाते थे ये, ठीक है ना, मोहरें बनाते थे। इनकी मोहरें मेसोपोटामिया में मिली हैं, तो इससे पता चलता है कि मेसोपोटामिया और इनके बीच में संबंध था। तो मेसोपोटामिया में इनकी मोहरें मिली हैं, ठीक। और भैया व्यापार वाणिज्य क्या था, कि तटीय क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य क्या था, परिवहन के साधन क्या थे उस समय पे, परिवहन के साधन क्या थे, व्यापार वाणिज्य क्या था, आपस में वस्तु विनिमय प्रणाली थी, कि भैया के सोना वोना देते थे, कि कोई मुद्रा का यूज करते थे, ये सब चीज़ें। अब समाज, तो हमें समाज को देखना है कि भाई समाज कैसा था ये, क्योंकि माता देवी की बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में माता देवी की बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं। तो इससे पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं मात्र सत्तात्मक थे, मतलब कि स्त्रियों की दशा यहाँ पर बहुत अच्छी थी, ठीक है। नर्तकी की मूर्ति मिली है, इससे इनके मनोरंजन का पता चलता है, ये मनोरंजन करते थे, ठीक है ना। एक सींग वाले, जो एक सींग वाले पशु की मिली है, कि एक सींग वाला पशु बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज होता था, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुप्रथाएँ थी कि नहीं थी, ठीक है, कुप्रथाएँ। और ये सब चीज़ें हमें इसके सामाजिक उसमें देखना है। फिर हम देखते हैं हड़प्पाकालीन तकनीक, कि हड़प्पाकालीन तकनीक क्या करती है, ठीक है। तो क्योंकि कांस्ययुगीन सभ्यता है, तो उन्हें कहीं ना कहीं, समझ रहे हैं आप, कांसे का, तांबे का ज्ञान था, तो कांसे का इनको ज्ञान था, ठीक है। कांस्ययुगीन सभ्यता है, तांबे का नहीं, सॉरी। और दूसरा कि भाई मन के कैसे बनाते थे, टेराकोटा का कैसे निर्माण करते थे, और भी उस समय की तकनीकें थी, उस हड़प्पाकालीन तकनीकों को, उन कला को देखना है। कला, भाई शिल्पी वर्क थे यहाँ पे, और ये जो मिट्टी के वो गहने थे, वो गहने बनाते थे, तो ये सब चीज़ें देखना है हमें, ठीक है ना। मूर्तियाँ भी मिली कई जगह पे। फिर हम इसके देखेंगे भाई इतनी अच्छी सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, इतनी अच्छी सभ्यता थी, इतनी बढ़िया सभ्यता थी, तो इसका पतन क्या हो गया, पतन कैसे हो गया, पतन के क्या कारण थे। तो पतन के कारण को हमको देखना है। और ये जो सारी हेडिंग मैं आपको बता रहा हूँ, परिचय, विस्तार, सीमा, उद्भव, शहरी प्रगति, राजनीतिक, धर्म, अर्थ, समाज, हड़प्पाकालीन कला व तकनीक, पतन के कारण, इन सबको हम 6 मार्कर के हिसाब से भी देखेंगे और 11 मार्कर के हिसाब से भी देखेंगे, ठीक है ना। और कुछ जो पिछली बार के 3 मार्कर थे, जैसे बृहद स्नानागार हो गया, बृहद स्नानागार हो गया, या कोई फेमस स्थल है, जैसे मोहनजोदड़ो बहुत फेमस स्थल है, ठीक है ना। तो मोहनजोदड़ो का फेमस स्थल हो गया,
तो इनको हमें 5 मार्कर के हिसाब से भी देखना है कि 5 मार्कर के हिसाब से भी इनको हमें इतना कर लेना, अपने माइंड को इतना डेवलप कर लेना। दूसरा मैं आपको लिखा भी दूंगा, आपको नोट्स के माध्यम से ये चीज़ प्रोवाइड हो जाएगी कि भाई कैसे हम लिख सकेंगे इनको। ठीक है ना, इतना मैं आपको माइंड को डेवलप करा दूंगा। यदि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं, बने रहते हैं, तो मैं आपको आंसर राइटिंग की टिप्स भी दूंगा, आंसर राइटिंग कराऊंगा, अभी आंसर की फॉर्मेटिंग भी बताऊंगा कैसे करना है। और जब कुछ और कोई भी 3 मार्कर है तो मैं आपको इतना सिखा दूंगा कि 3 मार्कर आपको कुछ पता भी नहीं है, आपको थोड़ा बहुत पता है। ठीक है ना, तो आप 3 मार्कर आराम से 3 मार्कर में 2 नंबर लेके आ रहे हैं, आप कुछ आपको नहीं बनते हुए भी आप 2 नंबर लेके आएंगे। तो इस तरह की इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। तो ये आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग भी सीखना है। खैर ये तो हमारा पहला लेक्चर है, तो अभी तो मैं आपको केवल ये बता रहा हूँ कि हड़प्पा सभ्यता में पढ़ना करेगा। तो पतन के कारण पढ़ना, पतन के 2 प्रकार के कारण थे। तो 2 प्रकार के कारण इसके फेमस हैं। तो पतन के 2 प्रकार के कारण रहते हैं कि भैया आकस्मिक पतन हो गया, ठीक है ना, कि आकस्मिक एकदम से कोई उल्का पिंड आके गिर गया, कि आग लग गई, या नदी में बाढ़ आ गई, सब चले गए, रात रात में, एक रात में सब उड़ गए। या फिर क्रमिक पतन का सिद्धांत कि भाई धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन हुआ, वहाँ का नदियाँ सूखी वहाँ पे। तो क्रमिक पतन, जो तो इसको बोलते हैं क्रमिक पतन का सिद्धांत। तो क्रमिक पतन का सिद्धांत जो है ज़्यादा मान्य है कि भैया धीरे धीरे ये सब हुआ। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इसको हड़प्पा सभ्यता को देखेंगे। तो अब ये सारी जो हेडिंग है इनको हम कल से चालू करेंगे, और कल से हम मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का शुरुआत करूंगा मैं परिचय विस्तार से। परिचय विस्तार को मैं समझाऊंगा, सब हेडिंग में समझाऊंगा, और फिर इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। फिर मैं आपको उत्पत्ति के संबंध का बताऊंगा, उसके भी आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। फिर मैं आपको शहरी प्रगति की विशेषता बताऊंगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा 6 मार्कर और 11 मार्कर के हिसाब से कि आपको लिखना कैसे है इनको, और उनको सारों को हम करेंगे। फिर हमारी सिंधु घाटी सभ्यता खत्म। और मैंने आपको बताने के लिए कि मैं ये सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ, कि हड़प्पा सभ्यता की इतनी सारी मैंने हेडिंग बताई आपको कि इन हेडिंगों के तहत पढ़ना है, इसलिए मैंने आपके लिए कुछ विगत वर्ष के प्रश्न भी रखे हुए हैं इसमें। तो आप ये देख रहे हैं विगत वर्ष के ये प्रश्न हैं। तो 3 मार्कर में जैसे कि प्रश्न आया, मोहनजोदड़ो का बृहद स्नानागार कालीबंगा, सर जॉन मार्शल को पूछ लिया गया। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम खुदाई की थी। ठीक है ना, इनकी सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, धौलावीरा भी एक स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का, जो 2010 में आया। राखलदास बनर्जी 2009 में आए हैं। ठीक है ना, और भी आपको 2014 से लेकर 2018 तक के जो प्रीवियस 2019 तक के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, इनको आपको देख लेना, इनमें आपको छाट लेना है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या है। और आपको लगता है कि मैंने सिंधु घाटी सभ्यता में जो पढ़ा, जो मैंने अभी सर से पढ़ूंगा मैं, उनमें से एक भी क्वेश्चन या ऐसा कोई क्वेश्चन है जो नहीं फंसा है, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करेंगे या ग्रुप में डालेंगे, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि भाई ये चीज़ है। क्योंकि इंसान से कोई ना कोई चूक हो जाती है, पता रहता है कि भाई जैसे अब मैं शायद कोई यहाँ पे क्वेश्चन भूल गया हूँ लिखना, जो विगत वर्षों में आ चुका हो। अब जैसे 6 मार्कर है, जो पहले 6 मार्कर आया, वो 6 मार्कर जो है वो 5 मार्कर बन चुके हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण पर टिप्पणी लिखिए। देखो अब 6 मार्कर में आया, 2017 में एक क्वेश्चन आया, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण पर टिप्पणी लिखिए। फिर सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीय नियोजन को समझाइए। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, क्योंकि नगरीय सभ्यता थी, नगर के लिए फेमस थी ये। तो ये क्वेश्चन तो आती आता है, ये 15 मार्कर में भी आता है, मतलब कि 11 मार्कर में भी आने वाला है। 15 मार्कर में 12 बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं निकला नहीं हूँ 2019 की मेंस से बाहर। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं, जो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। अब सिंधु घाटी सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है कि उसमें हम सारी विशेषताओं को लिखेंगे। अब 15 मार्कर जो पहले आए हैं, जो अब 11 मार्कर बन चुके हैं, अब जो 11 मार्कर में आएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक स्थिति का वर्णन करो। धार्मिक स्थिति कैसी थी, जैसे कि मैंने आपको ऊपर की ये हेडिंग है, इसमें मैंने धर्म को, सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म को पढ़ाना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ चुका है 2010 में। नगर नियोजन 2009 में आ चुका है सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है ना, और इस बार बिल्कुल नया नया आप देखोगे 2019 का जो इस बार जो पेपर हुए हैं मार्च में, उसमें 15 मार्कर में, जो अब 11 मार्कर बन चुका है आपके लिए, तो 15 मार्कर में हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति को पूछा है उसने। सिंधु घाटी सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति को पूछा है। तो ये बिल्कुल आया है। तो इन सारी हेडिंगों को, जैसे कि आपको इन क्वेश्चनों से पता चल रहा होगा, जो मैंने हेडिंग बनाई है, इन सारे हेडिंगों के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, और मैं आपको बता दूं, यदि आपको प्राचीन भारत का इतिहास आप चाहते हैं कि भाई लॉकडाउन है, या कोई हमें बुक से पढ़ना है, कुछ से भी कुछ ऐसी कोई बुक पढ़नी है कि हमें बुक से कोई ऐसा करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप राम शरण शर्मा जो आती है प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है ना, राम शरण शर्मा प्रारंभिक भारत का परिचय करके कोई एक बुक आती है,
तो आप उससे थोड़ा बहुत देख सकते हैं, लॉकडाउन है, आपके पास टाइम है तो आप उसको देख सकते हैं, पलटा सकते हैं कि भाई क्या क्या है। और मेंस की सीधी सी मेंस की रणनीति यही रहती है कि मेंस में आपको टू द पॉइंट रहना है, ज़्यादा इधर घूमना नहीं है, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना, कहीं आईएएस का नहीं पढ़ने बैठे आना है, ठीक है ना। या आपको कोई बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़ने चालू कर देना है आपको, जैसे मैंने रामसर शर्मा बता दी तो आप रामसर शर्मा उठाएंगे मेंस को पढ़ने के लिए, वैसा नहीं है, नॉलेज गेन के लिए ठीक है कि भाई नॉलेज गेन कर लो, थोड़ी बहुत देख लो उसको, रामचंद्र शर्मा को देख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर की यही समाप्ति करते हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल से हम सिंधु घाटी सभ्यता को, ये सब हेडिंगों को पढ़ना चालू करेंगे। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग आपके लिए ये क्या कहते हैं, ये वीडियो बना रहे हैं, ये स्वावलंबन प्रोग्राम चला रहे हैं हमारे ग्रुप की तरह। हमारे ग्रुप ने अभी अभी इनिशियली चालू किया है इस ग्रुप को, ठीक है ना। अब जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इसको आपके आसपास जो आपके कोई भाई लोग हों, कोई सर लोग हों, उनको कभी आप नोट्स को दिखाने की कोशिश करें, तो उनका अगर आपको क्रॉस चेक करना है, आपको कभी ये लगता है कि ये सर से ही पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे, तो उनको दिखाने की कोशिश करें जो सच में मेंस दे चुके, जो मेंस दे चुके हैं वो आपको बता पाएंगे नोट्स की क्वालिटी क्या है, कि नोट्स अच्छे हैं कि बेकार हैं, ख़राब हैं, क्या है। तो आप उनसे एक बार पूछ सकते हैं, दिखा सकते हैं कि सर ये पढ़ा रहे हैं भाई, सत्यनारायण टैगोर ग्रुप में ये पढ़ा रहे हैं, तो देख लो। तो वो आपको बता देंगे। तो वही एक्चुअलिटी जो मेंस की है या एमपीपीएससी की एक्चुअलिटी जो है, चाहे वो प्री से रिलेटेड क्वेश्चन हो चाहे मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो, आपको वही सही इंसान गाइड कर सकता है, सही जानकारी दे सकता है जो मेंस दे चुका हो या एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा हो, मेंस तक तो गई हो, कम से कम मेंस तो कर लिया उसने, ठीक है। तो वो आपको बता सकते हैं नहीं यार ये सही पढ़ा रहा है, कोई भी गलत पढ़ा रहा है, कैसा भी पढ़ा रहा। तो आपको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नोट्स बनाने में नहीं पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़ना है और छोटे छोटे नोट्स बनाना है। और कोई भी क्वेश्चन 2 पेज से ज़्यादा लिखना ही नहीं है कोई भी की चीज़ के बारे में। 2 पेज बहुत हो जाते हैं, 2 पेज तो लिखे नहीं आता। जो हमारी कॉपी का 1 पेज होता है वो जाके 2 पेज बन जाता है वहाँ पे आयोग की कॉपी में। तो इस प्रकार से हमें करना है। और मैं आपसे ये चाहूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, कमेंट करिएगा और उसको हमारे जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्या है, तो जैसे ही सब्सक्राइब बढ़ेंगे थोड़ा हम लोग को मोटिवेशन भी होता है, कि हम लोग भी लगता है कि नहीं यार हमें कुछ अच्छा करना चाहिए। और हम लोग मोटिवेट होते हैं कि हमें बच्चों के लिए अच्छा पढ़ाना है, अच्छा करना है। क्योंकि लॉकडाउन में हम लोगों ने ये इनिशिएटिव चालू किया, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग, कि मतलब आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो रहे हैं यूट्यूब पे, और हम लोग भी मोटिवेट होंगे अच्छी वीडियो बनाने के, ठीक है। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और कल फिर मिलते हैं और नए लेक्चर के साथ में, ठीक है। ओके बाय।